बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हम चेक कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फार्मूले देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें सही तरीके से समझ में आ सके। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नीचे रिक्वायरमेंट उसने दी है कि रीअरेंज द बैलेंस शीट। तो पहले हमने बैलेंस शीट को अरेंज करनी है ताकि जो उसने हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के हवाले से पूछी हैं डिटेल्स, वो हम कैलकुलेट कर सकें। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट एज ऑन जो हमारी डेट है 30 जून 2021। इसमें सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं कौन से हैं, और आपको वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे दो बुनियादी हमारे फिक्स एसेट्स हैं। एक लैंड एंड बिल्डिंग है, और लैंड एंड बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो 1,25,000। दूसरा जो है वो है प्लांट एंड फर्नीचर। प्लांट एंड फर्नीचर की जो अमाउंट है वो है 75,000। इन दोनों को हम जमा करेंगे तो ये 2 लाख जो है ये हमारे टोटल फिक्स एसेट्स जो है वो कैलकुलेट होगी। दूसरी जो हेडिंग हमने बनानी होती है वो होती है हमारी करंट एसेट्स की। अब अगर न्यूमेरिकल पे आप गौर करते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसमें आप देखें कि 4 हमारे पास जो है वो करंट एसेट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक है, और स्टॉक जो है वो 50,000 है। फिर हमारे डेटर्स हैं, और डेटर्स की जो अमाउंट गिवन है वो 10,000 है। फिर हमारे पास बिल रिसीवेबल है, और बिल रिसीवेबल जो है वो 5,000 है। और आखिरी आइटम हमारा कैश एट बैंक का है, और कैश एट बैंक की अमाउंट जो है वो 20,000 है। तो इनको अगर हम जमा करते हैं तो ये 85,000 हमारे टोटल करंट एसेट्स जो है वो आ गए। तो ये एसेट साइड हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद हमने दूसरी साइड बनानी होती है। अब तीसरी हमारी हेडिंग आ जाएगी जो हमने करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अब करंट लायबिलिटीज में आप अगर गौर करते हैं तो 2 आइटम है हमारे पास। एक सैलरी क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स की अमाउंट उसने बताई हुई है 18,000, और दूसरे हमारे बिल्स पेएबल हैं, और बिल्स पेएबल की अमाउंट जो है वो है 7,000। इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो ये टोटल 25,000 ये हमारी करंट लायबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट हो गई। इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करनी होती है वो होती है हमारी शेयर होल्डर फंड की, या इसको हम नेट वर्थ भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो हमने शेयर कैपिटल लेना है। अब अगर आप देखें तो शेयर कैपिटल आपको न्यूमेरिकल में 1 लाख रुपीस बताया गया है। इसमें हमने ऐड करने होते हैं जो रिजर्व एंड फंड्स हैं। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं हमें, और वो जो है वो है 65,000। तो ये 1,65,000 आ गए। इसमें से आपने लेस करने होते हैं। एसेट साइड पे आपको एक आइटम बताया गया है, और वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ये 5,000 की अमाउंट है, तो ये 1,60,000 ये कैलकुलेट हो गया हमारी नेट वर्थ, या इसको हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। अब जब ये कैलकुलेशन हमने की हुई है तो इसको हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दूसरा तरीका भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, नेट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने टोटल फिक्स एसेट लेते हैं। अब टोटल फिक्स एसेट क्योंकि हमारे पास कैलकुलेट हुए हैं वो है 2 लाख रुपीस। उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं जो आपके टोटल करंट एसेट्स हैं। अब जब हम करंट एसेट्स पे देखते हैं तो वो 85,000 है। तो जो टोटल एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं वो 2,85,000 है। इसमें से हम लेस करेंगे जो हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, ये 25,000 है। तो ये 2,60,000 जो है ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। बास कैलकुलेशन जो हमने परफॉर्म करनी होती हैं
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के हवाले से, उसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो गया। और इसमें से हम लेस करते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो हमारे पास डिबेंचर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और डिबेंचर्स जो है वो 1 लाख रुपीज़ है। ये हम इसमें से लेस करेंगे तो ये 1,60,000 हमारी नेट वर्थ या कैलकुलेट हो गई, जो हमारा शेयर होल्डर फंड है। तो ये हमने रीअरेंज कर ली बैलेंस शीट। यहाँ तक तो बैलेंस शीट की अरेंजमेंट है, और ये मैंने आपको दूसरा तरीका समझाया है जिसकी वजह से हम नेट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें कहा है कि जी आप कैलकुलेट करें डेट इक्विटी रेशो। अब डेट इक्विटी रेशो के हवाले से हमने दो मुख्तलिफ तरीकों से करना होता है। एक हमने टोटल लायबिलिटीज के साथ करना होता है, तो उस सूरत में हमारा फार्मूला है जो हमारी एक्सटर्नल इक्विटीज है। इन एक्सटर्नल इक्विटीज को हम लायबिलिटीज भी कहते हैं। इसको हमने डिवाइड करना होता है जो हमारी इंटरनल इक्विटीज है। अब जब हम इंटरनल इक्विटीज की बात करते हैं तो इससे मुराद हमारा शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड। अब एक्सटर्नल इक्विटीज 1 लाख रुपए के आपके डिबेंचर्स हैं 25,000 की, आपकी करंट लायबिलिटीज है तो 1,25,000 हो गया, और इसको आपने डिवाइड करना है 1,60,000 से। ये हमारा आंसर आ गया 0.78:1। तो ये डेट इक्विटी लॉन्ग टर्म की है। दूसरा जो हमारा एंगल होता है वो हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करते हैं। अब लॉन्ग टर्म डेट्स को हमने डिवाइड करना होता है जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। अब लॉन्ग टर्म डेट्स में सिर्फ 1 लाख के डिबेंचर्स ही हैं, जबकि लॉन्ग टर्म फंड्स की जब हम बात करेंगे तो जो शेयर होल्डर फंड है हमारा 1,60,000, इसमें 1 लाख रुपीज़ जो डिबेंचर्स के हैं वो ऐड हो जाएंगे और ये 2,60,000 हो जाएंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.38:1 ये हमारी डेट इक्विटी रेशो। तो दोनों एंगल से हमने डेट इक्विटी रेशो जो है वो कैलकुलेट करें। दूसरी रिक्वायरमेंट जो इस क्वेश्चन की है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में जो हमारा फार्मूला है वो है जो शेयर होल्डर फंड्स हैं। शेयर होल्डर फंड्स हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। शेयर होल्डर फंड्स हमारे 1,60,000 है। इसको हमने डिवाइड करना होता है अपने टोटल एसेट्स के साथ। तो शेयर होल्डर फंड है 1,60,000, जबकि हमारे जो टोटल एसेट्स बनते हैं वो 2,85,000। 2 लाख रुपए के हमारे फिक्स एसेट्स हैं और 85,000 के हमारे करंट एसेट्स हैं। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.56:1 ये हमारी कैलकुलेट होगी प्रोप्राइटरी रेशो। तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारी जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ रेशो। ये फार्मूला इसी के अंदर लिखा हुआ है हमारा। हमने फिक्स एसेट्स को जो हमारे नेट फिक्स एसेट्स हैं, नेट फिक्स एसेट्स के हवाले से हम सीख चुके हैं कि जो हमारे एसेट्स हैं फिक्स एसेट उनमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस करनी है, यहाँ नहीं है, और उसको हमने डिवाइड करना है अपनी नेट वर्थ से। अब अगर आप गौर करें तो हमारे फिक्स एसेट्स है 2 लाख रुपीज़ और जो हमारी नेट वर्थ है वो है 1,60,000। तो ये हमारी 1.25:1 जो है ये कैलकुलेशन आ गई। अब इसमें जो हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट है वो उसने हमें कहा है कि आप कैलकुलेट करें कैपिटल गियरिंग रेशो। अब इसमें हमारा फॉर्मूला है कि जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ ध्यान में रखना है कि हमने सिर्फ जो शेयर कैपिटल है उसकी अमाउंट लेनी है और उसको हमने डिवाइड करना है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बीरिंग फंड्स हैं। हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो आपके डेट्स हैं जिन पर आपने इंटरेस्ट लाजमी तौर पर पे करना होता है। तो 1 लाख रुपया आपका शेयर कैपिटल है और 1 लाख के ही डिबेंचर्स हैं जिन पर आपने इंटरेस्ट लाजमी पे करना है। तो ये 1:1 की हमारी जो है वो कैलकुलेशन आ गई।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की कैलकुलेशन जो है